एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, बिहार स्पेशल का एक अनदर टॉपिक हमने लिया है, जिसमें कि बिहार आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री हैं। इससे लगभग हर एग्जामिनेशन में जो बिहार में होते हैं और जहाँ भी बिहार स्पेशल पूछा जाता है, इससे 1 या 2 प्रश्न पक्के हैं। वो मतलब जो बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम में होता है, तो उसमें या और जो भी एग्जाम बिहार में होते हैं और जिसमें बिहार स्पेशल पूछा जाता है, वहाँ से एक प्रश्न तो निश्चित आना है बिहार आने वाले प्रमुख यात्रियों में। तो हम यहाँ पे सारे जो भी बिहार में प्राचीन काल से लेकर और आधुनिक काल तक जितने भी बिहार में आए हैं यात्री विदेशी, उनका हमने सारा डिटेल लिया है। तो इनको हम वन बाय वन सारा डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें जो भी हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये पूरा कवर किया है और एक ही वीडियो में आपका ये कंफर्म हो जाएगा। बार बार इसको आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि कौन सा विदेशी यात्री बिहार में कब आया, कैसे आया और उसका टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ों में वो कन्फ्यूजन आपका ये दूर कर देगा ये पूरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी लाभ पहुँचाएँगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ पे जो विदेशी यात्री की बात हो रही है प्राचीन काल में, वो है मेगास्थनीज। काफ़ी फेमस विदेशी यात्री है और इससे काफ़ी कुछ डिटेल इंडिया में मिली है हमें। इंडिका नाम की किताब इन्होंने लिखी है। तो वन बाय वन हम सारा देखते हैं यहाँ पे। देखिए, मेगास्थनीज 315 ईस्वी पूर्व में मेसिडोनियाई विजेता सिकंदर के पश्चिम एशिया प्रदेश के क्षत्रप सेल्यूकस का दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जहां वह लगभग 1 दशक तक रहा। भारत के बारे में उसने इंडिका नामक पुस्तक में चर्चा की है। यह रचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन परवर्ती इतिहासकारों ने अपनी रचनाओं में इसके उद्धरण पेश किए हैं, जो सुरक्षित है, और इसमें पाटलिपुत्र नगर और उसके प्रशासन की विस्तृत चर्चा की है। तो मेगास्थनीज इंडिया कब आया, किसका वो दूत था और किसके राज दरबार में आया था, कौन सी पुस्तक उसने लिखी, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में यही सारे फैक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें और भी है, मेगास्थनीज के समय यह नगर अर्थात पाटलिपुत्र या पालीप्रोथा लगभग 200 वर्ष पुराना हो चुका था। मेगास्थनीज के अनुसार राजभवन नगर के मध्य में था और सुंदर उद्यानों से घिरा हुआ था, जिसमें छोटे छोटे तालाब और झरनों की व्यवस्था थी। इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा गया है, पाली ब्रोया कहा गया है, या पाली ब्रोथा कहीं कहीं लिखा रहता है। तो इसमें आप ये देखिएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इसके अनुसार यह शहर भारत का सबसे बड़ा भव्य शहर था। यह गंगा और सोन नदियों के संगम पर था। देखिए, जो भी फैक्ट मैं गोल कर रहा हूँ, इसका मतलब वो सारे पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके अनुसार सूसा और एक बतना के नगरों से यह सुंदर था। ये भी पूछा गया एक बार, स्टेटमेंट में दिया गया था। इसकी सुरक्षा के लिए गहरी खाई, जिसकी चौड़ाई 600 फीट और गहराई 45 फीट थी, और सुरक्षात्मक दीवार थी जिसमें 64 दरवाजे और 570 मीनारें थी। नगर प्रशासन एक 30 सदस्यीय बोर्ड द्वारा संचालित होता था। उक्त बोर्ड 6 समितियों में विभाजित था। इस बोर्ड के सदस्य सामूहिक रूप से सार्वजनिक भवनों की देखभाल, नगर की सफाई आदि को भी देखरेख करते थे, जिन्हें अष्टनोमई कहा जाता था। तो इसमें जितने भी चीज़ें मैंने ये राउंड में की हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं और सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आई होप मेगास्थनीज को लेके सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, और इससे अब कोई भी प्रश्न आएगा अगर एग्जामिनेशन में, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप उसका उत्तर तुरंत दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है वो है डाइमेकस। डाइमेकस के बारे में हम देखते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार के दरबार में डेमोक्टिस या डाइमेकस आया था। तो ये चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार के दरबार में आया था। सीरिया के ग्रीक यूनानी शासक सेल्यूकस के दूत के रूप में लंबी अवधि तक यह रहा। उसके द्वारा लिखा गया कोई वृत्तांत यद्यपि उपलब्ध नहीं है, किंतु परिवर्ती क्लासिक लेखकों जैसे कि स्ट्रैबो का टाइम पीरियड 610 ईस्वी पूर्व से 10 ईस्वी ने इस बात का उल्लेख किया है कि डाइमेकस ने पाटलिपुत्र और भारत के बारे में एक वृत्तांत लिखा था। संप्रति पाटलिपुत्र में उसके निवास से पता चलता है कि हिंदू यूनानी शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध इस काल में रहे हैं। तो पहला मेगास्थनीज हो गया, दूसरा डाइमेकस हो गया, तीसरा है फाहियान। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो कि है टॉपिक है। इससे प्रश्न कहीं ना कहीं घूम फिर के इधर उधर आते ही आते हैं। तो फाहियान का जन्म जो है चीन के वू यांग में नामक स्थान में हुआ था। यह चीनी यात्री 399 ईस्वी भारत आया और 411 ईस्वी तक यहाँ रहा। इसका उद्देश्य क्या था, बौद्ध ग्रंथों को खोजना। पाटलिपुत्र में कितने वर्षों तक रहा, 3 वर्षों तक रहा। एक बार एग्जामिनेशन में ये पूछा गया तो वो कितने वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा, तो इसको भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके अनुसार शहर में
महायान और हीनयान संप्रदाय के दो भव्य बौद्ध विहार थे, जिनमें 600 से 700 बौद्ध भिक्षु रहते थे। इन बौद्ध भिक्षुओं की विद्वानता के कारण देश विदेश से लोग आकर उनसे शिक्षा प्राप्त करते। फाहियान के अनुसार मगध एक समृद्ध राज्य था। यहाँ उसके ब्राह्मणों की रथ यात्रा देखी, जिससे देव प्रतिमाओं को सुसज्जित रथों में रख कर निकाला जाता था। हर साल के दूसरे महीने की 8वीं तारीख को बुद्ध और बोधिसत्वों की शोभा यात्रा 20 रथों में सजाकर निकाली जाती थी। जो ये स्टेटमेंट है, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है। इस तरह से भी प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। और अगर आपको मेंस एग्जामिनेशन में लिखना है तो आप ये सीधा स्टेटमेंट वहाँ कोट कर सकते हैं, आपको बेहतर अच्छे खासे नंबर मिलेगा। यह नालंदा और राजगीर भी गया और उसने गृद्धकूट पहाड़ी का दर्शन किया। गृद्धकूट पहाड़ी का दर्शन करते समय वह इतना भावुक हो उठा कि फूट फूट कर रो पड़ा। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? फाहियान के बारे में बात हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट है युआन च्वांग या वेन सांग, हर्षवर्धन के समकालीन चीनी यात्री, या जो भारत में 630 से 644 ईस्वी तक रहा। सी यू की इसकी यात्रा वृत्तांत पर आधारित पुस्तक है। उसके अनुसार नालंदा उत्तरी बिहार में उच्च शिक्षा का केंद्र था। यहाँ विदेशों से भी विद्यार्थी आते थे। उस समय यहाँ 8,500 छात्र और 1510 आचार्य थे। यहाँ धर्म, व्याकरण, तर्कशास्त्र, विज्ञान और चिकित्सा की शिक्षा उपलब्ध थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की डिटेल है। नालंदा उच्च विद्यालय में प्रवेश कठिन था। आने वाले छात्रों को पहले द्वार पंडित को साक्षात्कार देना पड़ता था। प्रवेश प्राप्त करने से पहले के बाद और इसमें है, उसके अनुसार उस समय कन्नौज अपने उत्कर्ष पर था और पाटलिपुत्र अपनी भव्यता खो चुका था तथा कुछ ग्रामों का समूह भर रह गया था। इसके बाद नेक्स्ट है इति सिंह। यह 7वीं शताब्दी का दूसरा चीनी यात्री था। यह 673 ईस्वी में भारत आया और 692 ईस्वी तक यहीं रहा। उसने नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्त की। उसके अनुसार नालंदा में उस समय 5,000 भिक्षु रहते थे। उसने विक्रमशिला महाविहार के संबंध में भी चर्चा की है। इसके बाद नेक्स्ट है हैको। दक्षिण कोरियाई एक बौद्ध भिक्षु था जो 8वीं सदी यानी 704 से लेकर 780 ईस्वी में हुआ था और अपने संस्मरण के रूप में पिलग्रिमेज टू 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। तो ये पूछा जाता है कि ये पुस्तक किसने लिखी है, तो ये हैको ने लिखी है। और हैको कहाँ का था? ये हैको ये दक्षिण कोरिया का था। एशिया के आसपास समुद्र और सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले हैको को कोरियावासी प्रथमतः विश्वव्यापी कोरियावासी मानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है धर्मस्वामिन। बौद्ध भिक्षु धर्मस्वामिन 13वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था। वह तिब्बत से नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था। उसके अनुसार यहाँ तुर्कों के आक्रमण होते रहते थे। उसके वर्णन से एक महत्वपूर्ण जानकारी यह मिलती है कि 1197-98 ईस्वी के बीच नालंदा महाविहार का विनाश बख्तियार खिलजी के हाथों में हुआ था। तो ये जो स्टेटमेंट है एक बार प्रश्न में प्रीलिम्स में पूछा गया है एक स्टेटमेंट बना के। इसके बाद नेक्स्ट है मुल्ला तकिया। अकबर के शासनकाल में इसने जौनपुर से बंगाल की यात्रा की। इसका विवरण बिहार के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्ययन स्रोत है, लेकिन इसकी पूर्ण प्रति सुरक्षित नहीं है। केवल कुछ अंश जो उर्दू में अनुवादित हैं और प्रकाशित हो चुके हैं अब उपलब्ध हैं। इनमें उत्तर बिहार खासकर दरभंगा क्षेत्र के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है रॉल्फ फिंच, अंग्रेज यात्री जिसने कब यात्रा की? रॉल्फ फिंच के बारे में पूछा जाता है, ये कहाँ का यात्री था और कब यात्रा की उसने? तो 1585-87 के बीच मुगल साम्राज्य की यात्रा की। आगरा से बंगाल जाते समय वह बिहार से गुजरा था और उसने पटना की चर्चा की। उसके अनुसार पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते थे। उसने पटना के वस्त्र, अफीम और चीनी उद्योग का भी वर्णन किया है। उसके अनुसार यहाँ के निवासियों विशेषकर महिलाओं में अंधविश्वासपूर्ण आचरण विद्यमान था। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ कहाँ का यात्री था? तो ये एक ईरानी यात्री था। 1600 ईस्वी में बिहार आया और उसने गंगा नदी मार्ग से आगरा से राजमहल तक यात्रा की। उसने चौसा, सासाराम, पटना, मुंगेर और राजमहल का वर्णन किया है। उसके यात्रा वृत्तांत की मूल प्रति अनुपलब्ध है, लेकिन इसके कुछ अंश अंग्रेजी में अनुवादित हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक कहाँ का यात्री था? तो ये भी ईरानी यात्री था। अपने पिता के साथ पटना आया और लगभग 4 वर्ष तक यहाँ रहा। इसके पिता को 1619-20 ईस्वी में पटना का दीवाने खालिस नियुक्त किया गया था। उसने पटना की सुंदरता और इसके गौरव का वर्णन किया है, साथ ही यहाँ के प्रसिद्ध विद्वानों की चर्चा की है। उसके वृत्तांत का नाम क्या है? सुबह ए सादिक। इसके बाद जो नेक्स्ट आया वो आया पीटर मुंडी। ये मुंडी है, पीटर मुंडी।
यह अंग्रेजों का व्यापारिक अधिकारी था जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। वह यहाँ 1628 से 34 तक रहा। 1632 ईस्वी में यह पटना आया क्योंकि उस समय यहाँ यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। उसने विशेषकर नगरवासियों सामंतों के बारे में लिखा। उसने एक विशेष प्रकार की कश्तियों यानी मयूरपंखी का वर्णन किया है तथा सैफ खां द्वारा बनाए गए सराय और जन कल्याण संबंधी उपायों की भी चर्चा की है। उसके अनुसार पटना में उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समृद्ध केंद्र था जहां बड़ी संख्या में मंगोल, ईरानी और आर्मीनियाई व्यापारी बसे हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैनरिक है। कहाँ का यात्री था? ये हॉलैंड का यात्री था। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यानी लगभग 1612 ईस्वी में कहाँ की यात्रा की? पटना की यात्रा की। उसके अनुसार पटना की जनसंख्या कितनी थी? 2 लाख थी। जहाँ भव्य इमारतें, मस्जिदें और सराएं थी। यहाँ लोग खुशहाल थे। पटना व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था जहाँ लाखों रुपए के सर्राफा कारोबार संपन्न होते थे। यहाँ अत्यंत सुंदर यानी सूती वस्त्र उत्पादित होते थे जिनका ईरान और मध्य एशिया में निर्यात होता था। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मनुची इटालियन यात्री था। शाहजहां के शासनकाल में भारत आया। 17वीं शताब्दी के मध्य में ये पटना आया। उस काल में बिहार का वर्णन करता है ये। नेक्स्ट जो है जॉन टेवर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था। 1665 से 66 के बीच में पटना आया। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था, लगान आदि के साथ तथा व्यापार तथा पटना में हॉलैंड निवासियों द्वारा सोरे के व्यापार की भी चर्चा इसने की है। उसकी भेंट यहाँ आर्मीनियाई व्यापारियों से भी हुई। उसके अनुसार पटना का व्यापार भूटान, असम, त्रिपुरा जैसे दुर्गम क्षेत्रों से भी होता था। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जॉन मार्शल। ये जॉन मार्शल अंग्रेज यात्री था, चिकित्सक था। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी 1670 से 71 के बीच में कहाँ आया? पटना आया। पटना नगर की बनावट, रहन सहन, यहाँ के चिकित्सकों, संगीतज्ञों, फकीरों तथा दूरवेशों की चर्चा की। उस समय 1670-71 में यहाँ भीषण अकाल पड़ा। उसके अनुसार अनाज बहुत महंगे थे और इस अकाल में पटना के निकटवर्ती क्षेत्रों में 1.15 लाख लोग मरे थे। इसके बाद फिर है मुल्ला बहाबहानी। ये एक ईरानी धर्माचार्य था जो 19वीं शताब्दी में बिहार आया। उसने मुर्शिदाबाद के राजमहल, भागलपुर, मुंगेर, पटना और सासाराम की यात्रा की और इन नगरों के सभी पहलुओं का वर्णन किया है। बहबानी ने कई बार बिहार की यात्रा की और बाद में पटना में ही बस गए। उसने पटना को जमीतुल हिंद यानी भारत का स्वर्ग कहा। वह पटना के नवनिर्माण और अजीमाबाद नामकरण का भी उल्लेख करता है जो कि राजकुमार अजीम द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है इसी में है उसने पटना के सैफ खां के मदरसे की चर्चा सुनी थी। उसके यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? मीरुतल सॉरी उसके यात्रा वृत्तांत का नाम है मीरुतल अहवाल, याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है बिशप वीवर। यह एक अंग्रेज पादरी था। 1824 ईस्वी में बंगाल से नदी मार्ग द्वारा यात्रा करते हुए यह बिहार पहुंचा और नदी से गुजरते हुए उसने पटना के मनोरम दृश्य का अवलोकन और वर्णन किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यात्री थे जो कि बिहार आए टाइम टू टाइम और इनके बारे में हर बार एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं से पूछा ही पूछा जाता है। तो हमने सोचा कि इसके लिए आपको एक अलग सेपरेट वीडियो ही बनाया जाए जिससे कि ये प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो जाए कि जो यात्री आते हैं उनसे जितने भी प्रश्न आए, उनसे जितने भी रिलेटेड फैक्ट हों, वो सारी चीज़ें एक जगह आपको मिल जाएँ, जो कि मुझे लगता है कि 10 मिनट से भी ज़्यादा आपको नहीं लगेगा इसको वॉच करने में पूरा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरों को भी शेयर करिए। ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।